वस्तुओं का आदान प्रदान वह आदिम परंपरा है जो मुद्रा या करेंसी के विचार का बीज बने। इसी ने मानव को एक ऐसी प्रणाली विकसित करने का आधार दिया जिस पर आज का आधुनिक करेंसी सिस्टम टिका हुआ है। अभी हम लोग पैसे का सफ़र कौड़ी से लेकर बिटकॉइन तक का देखेंगे। धातु की मुद्रा के उपयोग के प्रारंभिक साक्ष्य वैसे तो बेबीलोन में करीब 2000 ईस्वी पूर्व मिलने शुरू हो गए, लेकिन सर्टिफाइड और एक शैली के सिक्के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलने शुरू होते हैं। इस तरह के सिक्के के सबसे पहले साक्ष्य टर्की में मिले हैं। उसे उस समय टर्की के लीडिया के नाम से जाना जाता था। राजा एलाइटस ने पहली बार सोने और चांदी के मिश्रण का उपयोग करके सिक्के को ढाला था, जिसे हम लोग इलेक्ट्रा नाम से जाने जाते हैं। उससे पहले इंसान बार्टर सिस्टम से व्यापार करते थे, मीन्स सामान के बदले सामान। यह सिस्टम बहुत ही मुश्किल था क्योंकि सपोज आप 10 किलो चावल बेचने गए हो मार्केट में और बदले में आपको क्या चाहिए, सू। ठीक है, आपको सू खरीदना है। अब आपको ऐसे में ट्रेड पार्टनर खोजने पड़ेंगे जिसको ज़रूरत हो चावल की और जो क्या बेचे, सू। अब इतनी बड़ी मार्केट में आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जिसको चावल चाहिए और वो सू बेचे, तो ये तो बहुत ही मुश्किल काम है ना। उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और भी तो हो सकती है। तो इसीलिए ऐसा माना जाता है कि कागज़ का जो आविष्कार है सबसे पहले चीन में हुआ था। इसलिए भी यह मान लेना चाहिए कि जो पेपर करेंसी होगा या जो कागज़ के नोटों का जो प्रचलन होगा ये भी सबसे पहले चीन में ही हुआ होगा। झेनझोंग साम्राज्य, जिसने कि 10वीं शताब्दी में चीन में राज किया, सबसे पहले करेंसी नोटों की शुरुआत की। इसने प्रचलन में इस पर एक वादा मुद्रित किया जाता था, जो कि नोट में डाला जाता था कि इसके बदले सोने की या चांदी की मुद्राओं को लिया जा सकता है। कागज़ हल्का होता था और इसे लेकर सफ़र करना काफ़ी आसान होता है। ऐसे में जो कागज़ को प्रॉमिसरी नोट तेज़ी से प्रचलन में आए और धातु की मुद्रा को उन्होंने चलन से बाहर कर दिया। कागज़ के नोट के साथ ही एक और संस्था ने विकास किया जिसे हम बैंक कहते हैं। इन बैंक ने इन कागज़ के नोटों को सुरक्षा और अपना धन वहाँ जमा करवाने पर एक निश्चित लाभ राशि देने का व्यवसाय शुरू किया। इन संसाधनों को समय के साथ एक समस्या आने लगी जब बैंक लूटे जाने लगे और जो लोग उसको कैरी करते थे उनकी मुद्राएं छीनी जाने लगी। इस समस्या से निजात पाने के लिए एक ऐसी मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया जिसका उपयोग उस व्यक्ति विशेष के मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था, जैसे कि आज हम लोग उसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड के रूप में जानते हैं। 1959 में अमेरिकन एक्सप्रेस वे ने पहली बार प्लास्टिक कार्ड का इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद IBM ने 1960 में इस कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप को जोड़ दिया। 1990 से इन कार्ड्स में माइक्रोचिप आने लगी। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स ने करेंसी के विनिमय को ज़्यादा सुरक्षित और आसान बना दिया, लेकिन समय के साथ इनकी कमियां भी सामने आने लगी। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और हैकिंग के चलते इन माध्यम में भी कई समस्याओं से सिर उठाना शुरू कर दिया है। इसके निजात दिलाने में डिजिटल करेंसी ने बहुत ही प्रमुख भूमिका निभाई है। सूचना क्रांति ने मोबाइल को आम आदमी का डिवाइस बना दिया है और इस डिवाइस की वजह से ही डिजिटल मनी का सपना साकार हुआ। आज हम लोग पेटीएम, फ़ोनपे और इसी तरह के सैकड़ों ऐप्स की मदद से अपने करेंसी का भुगतान करते हैं और अपने खाते में पैसे मंगाते हैं। इस प्रक्रिया में फिजिकल मनी या कागज़ की मुद्रा की जगह सिर्फ एक आंकड़े या डिजिटल के पैमाने पर हम लोग परिवर्तन होता है और हम लोग का पैसा हमारे वॉलेट में आ जाता है, डिजिटल वॉलेट में। इस नई क्रांति में डिजिटल मुद्रा या का मार्ग को प्रस्तुत किया है और अभी बिटकॉइन जैसी भविष्य की मुद्रा का आधार बन सकती है। अगर भारत की बात करें तो अभी तक जो हमारी खुदाई हुई है उसमें एंसेंट इंडिया में कॉइन जो है 6 BCE तक के मिले हैं, मतलब कम से कम 2600 सालों से कॉइन का हमारा इतिहास तो रहा ही है। रुपये शब्द का प्रयोग सबसे पहले शेरशाह सूरी के द्वारा 1540 से 1545 के बीच में चांदी के सिक्के के रूप में किया गया था। रुपये शब्द का उत्पत्ति संस्कृत शब्द के रुपया शब्द से हुई है, जिसका हिंदी अर्थ होता है चांदी। हमारे भारतवर्ष की सबसे पुरानी भाषा संस्कृत थी। इसका यह तात्पर्य निकलता है कि रुपये शब्द की उत्पत्ति हिंदू संस्कृत भाषाई शब्द रुपया से ही हुई है। भारत में नोटों का शुरुआत 1770 में हुई थी, जो उस समय पहली बार रुपये को नोटे के रूप में छापा गया था। भारत देश में पहली बार नोटों को बैंक ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा छापे गए थे। जब भारत को आज़ादी मिली तब भारतीय मुद्रा में कई बदलाव किए गए और नए नोट छापे गए। आज़ादी के बाद भारत ने सबसे पहले 1 रुपये का नोट छापा था। इस नोट को भारतीय मुद्रा के रूप में 12 अगस्त 1949 को जारी किया गया था। इस नोट के ऊपर अशोक स्तंभ का चित्र भी बना हुआ है।
अगर आज के दौर की हम बात करें तो हम लोग हर रोज़ मनी के ग्लोबल इकोनॉमी के ट्रेंड्स की बात करते हैं, जैसे कि करेंसी इज़ गोइंग अप एंड डाउन, जैसे आज रुपया इतना ऊपर गया और नीचे आया। आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे ग्लोबल इकोनॉमिक फंक्शन करती है, राइट। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी तो होती ही है, लेकिन हर कंट्री अपनी करेंसी को दूसरे देश के साथ व्यापार करने में यूज़ नहीं करती है। फिर कौन सा करेंसी सब लोग यूज़ करते हैं? तो ज़्यादातर लोग, आपको पता ही होगा कि यूएस डॉलर यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं डॉलर वैश्विक मुद्रा कैसे बना। व्हाट वाज द बैकग्राउंड? अर्ली 19th सेंचुरी में सारे कंट्रीज ट्रेड बैलेंस को सेटल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे और उनको कोई बेस्ट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। ये इजी नहीं था क्योंकि सारे कंट्री अपने खुद की करेंसी यूज़ करते थे और उनके नोट छापने पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। फाइनली ज़्यादातर देश गोल्ड के एक्सचेंज पर ट्रेड को सेटल करने पे मान गए और ये सिस्टम वर्ल्ड वार 1 तक चली। वर्ल्ड वार 1 में बहुत सारे देश गोल्ड के करेंसी कन्वर्जन को रोक दिए और बहुत नोट छाप दिए ताकि वो वॉर को फाइनेंस कर सके। गोल्ड जो कि कॉमन एंकर था, उसके डिसअपीयरेंस से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गई और ये भी एक 1930s के जो ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना, उस टाइम में रिसेशन आई थी, उसकी एक बहुत बड़ी वजह बन गई। वर्ल्ड वार 2 में जो भी जीते हुए कंट्रीज़ थे, उन्होंने गोल्ड को एंकर के रूप में यूज़ करने, जो सिस्टम थी, यूज़ की जाने वाली सिस्टम थी ग्लोबल ट्रेड सेटिंग्स की, उसकी इंपॉर्टेंस को समझा। इसलिए उन्होंने कुछ नया रोबस्ट इसी तरह के सिस्टम बनाने की ठानी। ब्रिटेन ने इंटरनेशनल क्लियरिंग यूनियन ICU को बनाने का प्रस्ताव रखा, जो कि सभी कंट्रीज़ के एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स अकाउंट्स रखती थी, लेकिन यूएस ने इसे रिजेक्ट कर दिया और प्रपोज किया एक नया सिस्टम जो गोल्ड और US डॉलर दोनों पे आश्रित हो। इस आइडिया को किसी ने भी पसंद नहीं किया क्योंकि ये सिस्टम डॉलर को दुनिया की सुप्रीम करेंसी बना देती। लेकिन US का व्यू, जो कि वर्ल्ड वार 2 के विनिंग साइड का मेन फाइनेंसर था, उसको प्रिवेल तो करना ही था। इसके बाद ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट 1944 में किया गया, जहां 44 मेन बड़े देशों ने पार्टिसिपेट किया एक्सेप्ट सोवियत यूनियन। मेंबर कंट्रीज ने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने की एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, जो कि डेफिसिट और सरप्लस होने पे एडजस्ट की जा सकती है। उसी समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF को भी क्रिएट किया गया ताकि मेंबर कंट्रीज के जरूरत पड़ने पे फॉरेन एक्सचेंज उन्हें उधार दिया जा सके। गोल्ड के प्राइस को $35 पर आउंस पे फिक्स कर दिया गया। यूएस ने एग्री किया कि वो इस दाम पे सभी कंट्री को हर $1 के एक्सचेंज में गोल्ड सप्लाई करेंगे, क्योंकि यूएसए बहुत ही गोल्ड माइन करता था उस टाइम पे और उसके पास काफ़ी बड़ी रिजर्व पड़ी हुई थी। न्यू हैम्पशायर एक स्टेट है यूएस में, जहाँ एक कैरोल सिटी है, तो वहीं पे ब्रिटेन वुड नाम की एक जगह है, वहाँ एरिया है। वर्ष 1994 में ब्रिटेन वुड्स में समझौता किया गया और उसी समय से डॉलर जो है मजबूत होना शुरू हो गया। उससे पहले ज़्यादातर देश केवल सोने को बेहतर मानक मानते थे। उन देशों की सरकारें वादा करती थी कि वो उनकी मुद्रा को सोने की मांग के मूल्य के आधार पर तय करेंगे। उससे पहले मैंने सोना को बैक में रख के जितना सोना उतने ही पैसा छापते थे। न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स में दुनिया के विकसित देशों मिले और उन्होंने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले सभी मुद्राओं को विनिमय दर को तय किया। उस समय अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक सोने का भंडार था। इस समझौते ने दूसरे देशों को भी सोने की जगह अपनी मुद्रा को डॉलर को समर्थन देने की अनुमति दे दी। सन 1970 की शुरुआत में कई देशों ने मुद्रास्फीति से इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए डॉलर के बदले सोने की मांग शुरू कर दी थी, क्योंकि अगर आप बहुत नोट छापोगे और बैकअप में कोई रिसोर्स नहीं रहेगा तो फिर इन्फ्लेशन आ जाएगा। इसलिए आप अनलिमिटेड नोट नहीं छाप सकते हो। यह देश अमेरिका को डॉलर देते और बदले में सोने ले लेते थे। ऐसा होने पर अमेरिका का स्वर्ण भंडार भी खत्म होने लगा। उस समय के जो अमेरिका राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने अपने सभी भंडारों को समाप्त करने की अनुमति देने के बजाय डॉलर को सोने से अलग कर दिया और इस प्रकार डॉलर और सोने के बीच जो विनिमय दर का जो करार हुआ था वो टूट गया और मुद्राओं का विनिमय मूल्य मांग और पूर्ति के आधार पर होने लगा, डिमांड एंड सप्लाई पर होने लगा। हाउ वॉज द डी लिंकिंग ऑफ गोल्ड एंड डॉलर रिजल्टेड इन डॉलर सुप्रीमेसी। अब हम लोग ये देखेंगे गोल्ड के साथ ये डॉलर का वैल्यूएशन वाला जो फाइनेंशियल जो सेटलमेंट सिस्टम था वो 1950 से 97 तक बहुत ही स्मूथली चला था, ठीक है। लेकिन ये सिस्टम काफ़ी दबाव में आ गया जब यूएस ने मतलब जैसे कि बड़े बड़े नोट छापने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अपने पोस्ट वॉर रिकन्स्ट्रक्शन एफर्ट्स में वो लग गए थे, क्योंकि 1955 से 1975 तक आपको पता ही होगा वियतनाम वॉर चला था, उसमें यूएस को बहुत नुकसान हुआ था। इसके अलावा कोरियन वॉर जो फंडिंग किया था उसने,
जो कोरियन पेनिनसुला हुआ था, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो वॉर हुआ था। क्योंकि इसके अलावा देखिए अब लेबनान वॉर भी यूएस ने लड़ा था। इसके अलावा यूएस के बहुत सारे रिसोर्सेज और पैसे खर्च हुए थे कोल्ड वॉर में, जो कि नासा को फंडिंग वगैरह में लगे हुए थे, और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंट्रीज़ को वो प्रॉक्सी वॉर में फंड कर ही रहे थे। तो उनका पैसा जो बिल्कुल पानी कैसे बह रहा था यूएस का, तो उनको इसलिए पैसे चाहिए थे, इसलिए वो छाप रहे थे दनादन पैसा। ठीक है, अब जब सभी देश यूएसए के डॉलर के बदले गोल्ड मांगने गए तो यूएसए का गोल्ड रिजर्व खत्म होने लगा। तो गोल्ड सप्लाई तो फाइनाइट था, लेकिन डॉलर का प्रिंटिंग इनफाइनाइट बन गया। अब यूएस अपने डॉलर के बदले गोल्ड एक्सचेंज वाले कमिटमेंट से मुकर गया था। तो गोल्ड को डॉलर से डीलिंक करने से यूएस का ग्लोबल फाइनेंस का जो करता था बन गया था वो, क्योंकि अब जो है यूएस कितना भी नोट छाप सकता था विदाउट एनी गोल्ड बैकिंग, और इंटरनेशनल मार्केट में अब सब लोग डॉलर यूज़ करने के लिए आदी हो गए थे, उसके हैबिचुअल हो चुके थे। इससे पहले तो क्या हो रहा था कि यूएस भी नोट छाप रहा था डॉलर को बैक में रख कर, राइट, उसको डॉलर देना पड़ता था। लेकिन अब डॉलर को जैसे डीलिंग कर दिया, वो कितना भी नोट छाप सकता है। दूसरे सभी देशों को डॉलर्स में फॉरेन एक्सचेंज कमाने की ज़रूरत पड़ती थी जब भी वो गुड्स या सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते थे, जबकि यूएस इकोनॉमी खूब डॉलर छापकर मस्त मौला रहती थी। इस कारण से यूएस का जो फेडरल रिजर्व है, जो वहाँ की सेंट्रल बैंक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट यूएसए की नहीं पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंक बन गई। और दुनिया के सभी सेंट्रल बैंक जो हैं वो अब यूएस के फेडरल रिजर्व से सिंक करके अपने पॉलिसी बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उन्होंने अगर मॉनेटरी पॉलिसी में टाइट किया या एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी लगाया, उसके अनुसार आपको भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। तो आपकी सेंट्रल बैंक भी अब डिपेंड होने लगी उस पर। यूएस कितना भी डॉलर्स प्रिंट कर सकता था बिना किसी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन या बैलेंस ऑफ पेमेंट के टेंशन के, क्योंकि उसका 66% मतलब 2/3 जो उसकी मनी थी ना, वो यूएस के बाहर दूसरे देशों में सर्कुलेट हो जाती थी। अब यूएस अपनी पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भी मैसिव मिलिट्री एक्सपेंडिचर करने लगा वो, और फॉरेन एड दूसरे देश को देने लगा। तो बोलने का मतलब धीरे धीरे देख रहे हैं कि वो डॉलर का वेपनाइजेशन कर रहा है, डॉलर को यूज़ कर रहा है अपना मोटिव और अपना ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए। तो जैसे कि सोवियत यूनियन थी ना, सिर्फ एकमात्र मेजर कंट्री थी जो इस डॉलर सिस्टम जो स्टेटस था उसको अपोज करती थी। ये भी यूएस और यूएसआर के बीच हुए जो कोल्ड वॉर था उसका एक मेन रीजन था। यूरोप और जापान जो ना, वो भी शुरू में नहीं मान रहा था, पर वो भी यूएस के जो पॉलिटिकल मिलिट्री और जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो एक अम्ब्रेला लेके यूएस आ रहा था, पूरा सब कुछ देंगे, एक तुम्हारा जॉइंट पॉलिसी प्लान, तो उसके लिए वो भी ज्वाइन कर ली, और डॉलर को डिफैक्टो वर्ल्ड का करेंसी स्वीकार उन्होंने भी कर लिया। डॉलर सबसे जो मजबूत होने का जो क्या कारण है हम वो देखेंगे। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 मुद्राएं हैं, टोटल 185 करेंसियां हैं। हालांकि इसमें से ज़्यादा मुद्राओं का इस्तेमाल अपने देश के भीतर ही होता है। कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किस हद तक प्रचलित है या उस देश की अर्थव्यवस्था और उसकी ताकत पर निर्भर करता है। जाहिर है डॉलर जो है उसकी मजबूती, उसकी स्वीकारता अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ताकत को दर्शाती है, वो उसकी सॉफ्टवेयर बन जाती है। दुनिया का लगभग 88% जो ट्रेड होता है ना, वो अमेरिका डॉलर में यूज़ किया जाता है। दुनिया भर के लगभग 40% जो कर्ज है ना, जो डेट लोग उठाते हैं, वो अमेरिकन डॉलर में दिए जाते हैं। और कुल डॉलर की संख्या जो है 65% जो है वो इस्तेमाल अमेरिका के बाहर होता है। इसीलिए विदेशी बैंकों और देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की जरूरत होती है। विश्व बैंक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में देशों का कुछ हिस्सा अमेरिका डॉलर के रूप में जमा करना पड़ता है। वर्ल्ड बैंक में जाओगे, अगर आपको उसमें उसका हिस्सेदारी बनना है उसका वोटिंग के लिए, तो उसके लिए भी आपको डॉलर में पैसा पे करना पड़ेगा। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों में जो भी विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं उसमें लगभग 64% अमेरिकी डॉलर होते हैं। यदि दो नॉन अमेरिकन देश भी एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं ना, तो भुगतान के रूप में वो अमेरिकन डॉलर लेना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है यदि उनके हाथ में डॉलर है तो वो किसी भी अन्य देश से अपना ज़रूरत का सामान जो है वो आयात कर लेंगे। अमेरिकी डॉलर जो है विनिमय दर में बहुत ही अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता, वो बहुत ही स्टेबल करेंसी है, इसलिए देश अपने मुद्रा को तुरंत स्वीकार कर लेते हैं इस मुद्रा को। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसके कारण यह बहुत से गरीब देशों को अमेरिकी डॉलर में ऋण देता है, ना लोन देता है, और लोन वसूलता भी उसी मुद्रा में है। इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मांग हमेशा बनी रहती है। अमेरिका विश्व बैंक जो है, वर्ल्ड बैंक समूह और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह है उसमें खजानों में सबसे योगदान देता है। इस कारण ये संस्थान भी सदस्य देशों की अमेरिकन डॉलर में ही कर्ज देते हैं, जो कि डॉलर की वैल्यू को बढ़ाने में मददगार होते हैं। डॉलर के बाद दुनिया में सबसे बड़ी दूसरी ताकतवर करेंसी है, उसको नाम है यूरो, जो दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों को जो विदेशी मुद्रा भंडार में 20% है। मैंने सारे देश जो है अपना जो रखे हैं रिजर्व में 20% है वो। यूरो को भी पूरे विश्व में आसानी से भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार किया जाता है। दुनिया के कई इलाकों में यूरो का प्रभाव भी है। यूरो इसलिए भी मजबूत है क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है ना, वो दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि निकट भविष्य में यूरो डॉलर की जगह ले सकता है।
डॉलर को जो है अभी चीन और रूस से चुनौती मिल रहा है कि 2000 मार्च 2009 में चीन और रूस ने एक नई वैश्विक मुद्रा की मांग की थी कि अल्टरनेटिव हमको चाहिए कुछ। वो चाहते हैं कि दुनिया के लिए एकमात्र रिजर्व मुद्रा बनाई जाने वाला जो कि डॉलर को बनाया गया है, जो किसी इकलौते देशों से अलग हो, ऐसे लंबे समय तक स्थिर रहने में सक्षम हो। तो एक अल्टरनेटिव नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसी कारण चीन चाहता है कि उसका जो मुद्रा है युआन, चीन का जो युआन हम लोग यूज़ करते हैं, उसको वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार व्यापार के रूप में उसको स्वीकार किया जाए। चीन जो है युआन को अमेरिकी डॉलर की वैश्विक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते देखना चाहता है। और चीन की मुद्रा युआन को आईएमएफ में भी एसडीआर का जो बास्केट है ना, उसमें से 1 अक्टूबर 2016 को शामिल कर लिया गया था। तो बहुत सारे देश जिसमें कि इंडिया भी शामिल है डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यूएस डॉलर के वेपन के जो जैसे वो यूज़ कर रहे हैं सिस्टम को अपना, इसलिए उस पर निर्भर रहना एक स्ट्रैटेजिकली भारी पड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए जो यूक्रेन वार हुआ, उसमें जिस तरह से रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जो पैसे थे डॉलर्स के रूप में, लेकिन यूएस द्वारा सैंक्शन लगा दिया गया, यूज़ नहीं कर पाया वो। इसलिए ब्रिक्स कंट्री भी ब्रिक्स बैंक की तरह, जैसे ब्रिक्स अपना एक ग्लोबल ब्रिक्स करेंसी लाने के बारे में सोच रहे हैं। ब्रिक्स में एक्चुअली 5 देश होते हैं, आपको पता ही होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। विदेशी मुद्रा भंडार देखेंगे हम लोग कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है। तो किसी देश या व्यवस्था के पास उपलब्ध कुल विदेशी मुद्रा उसकी विदेशी मुद्रा भंडार कहलाती है। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित 4 तत्व शामिल होते हैं। एक होती विदेशी परिसंपत्तियां, जैसे कि विदेश कंपनियों के शेयर होंगे, डिबेंचर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, ये सब हो गया। विदेशी मुद्राएं भी इसमें होगी। इसके अलावा सेकंड में आएगा कि आपके पास कितना गोल्ड स्टोर है, कितना गोल्ड आप स्टोर में रखे हो। तीसरा आएगा आईएमएफ के पास कितना रिजर्व आपका ट्रेंच है। और चौथा आएगा कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो आपके पास कितने हैं। तो अभी देखेंगे स्पेशल ड्राइंग राइट्स फिर क्या होता है, एसडीआर्स। ये जो है विशेष आराहन अधिकार है, जैसे कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो उसके द्वारा 1969 में अपने सदस्य देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति के रूप में बनाया गया था। एसडीआर ना तो एक मुद्रा है और ना ही आईएमएफ पर इसका दावा किया जा सकता है। एसडीआर का मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। इस बास्केट में 5 देशों की मुद्राएं शामिल हैं, जिसमें अमेरिकन डॉलर है, यूरो, इसके बाद जो कि चाइना का जो मुद्रा है उसको कहते हैं रेंडिबिनी, फिर जापानी येन है और ब्रिटेन का पाउंड है। अभी हाल ही में डिप्टी गवर्नर ऑफ जो आरबीआई थे इंडिया के, उन्होंने बहुत ही एम्फसाइज किया कि जो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी करने की जरूरत है, और उन्होंने उसका जो लाभ होगा, क्या क्या नुकसान होगा, उसके बारे में भी बताया। तो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी एक प्रोसेस है जिसमें क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में लोकल करेंसी को हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें पहले इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड में रुपी को प्रमोट किया जाएगा और बाद में करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो होता है, जो कैपिटल अकाउंट में भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में हम लोग करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में या कैपिटल अकाउंट में कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हम लोग ध्यान देंगे। अभी ट्रांजैक्शन में रुपये को जो है वो करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में पार्शली कन्वर्टेबल है रुपये भी, ठीक है। तो करंट और कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि होता क्या है। जहाँ करंट अकाउंट में जनरली हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को डील करते हैं, जबकि कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट और लोन्स द्वारा क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ कैपिटल होता है, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट जैसे कि आपका देश के लिए पूंजीगत व्यय और आय का सारांश देता है। वो आपका लेखा जोखा रहेगा कि देश को लिए कितना गया कितना आया, देश में जितना जो ट्रेड होता है ना कंट्री टू कंट्री, तो वो बताता है आपका कैपिटल अकाउंट। व्हाट इज़ द नीड फॉर इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के टर्नओवर में लगभग 88% डॉलर यूज़ होता है। उसके बाद यूरो, फिर जापानीज येन और फिर पाउंड स्टर्लिंग। अपना जो देश है ना इंडिया, इसका रुपया सिर्फ 1.7% ही यूज़ होता है। इसलिए अगर रुपये को भी इंटरनेशनल टैग देना है तो उसके लिए इसको पुश करने की जरूरत पड़ेगी। डॉलर का जो केस में, जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बिल्कुल इम्यून है उससे। वो उसको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, क्योंकि यूएसए अपनी एक्सटर्नल डेफिसिट को खुद की करेंसी में पे कर सकती है। तो वो क्या करेगी, वो कभी भी डिफ़ॉल्ट नहीं होगी, क्योंकि खुद नोट छाप देगी जैसे डिफ़ॉल्ट का सिचुएशन आएगा। अभी हाल ही में श्रीलंका डिफ़ॉल्ट हुआ, अभी पाकिस्तान का डर है डिफ़ॉल्ट होने का, टर्की में हाई इन्फ्लेशन है, वहाँ भी बड़ा डेफिसिट बढ़ रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब यूएस पैसा कभी नौबत नहीं आ सकता है कि आपको तेल चाहिए, आपके पास डॉलर नहीं है तो तेल नहीं मिल रहा श्रीलंका को। लेकिन यूएस का तो ये प्रॉब्लम होती है, यूएस क्या करेगी, तो नोट छाप के तेल ले लेगी, है ना। तो वो डिफ़ॉल्ट कभी नहीं होगी। व्हाट आर द वेरियस एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द रुपी। करेंसी वोलेटिलिटी, रुपये का कीमत में उछाल और कम होने से बचाता है, इससे प्रोटेक्शन मिल जाता है। इससे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कम हो जाता है और अच्छा बिजनेस ग्रोथ देता है। इसके अलावा इसके मदद से इंडियन बिजनेस विदेशों में भी इजीली ग्रो कर सकेगा। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी से क्या होगा कि भारत को विदेशी करेंसी एक्सचेंज रिजर्व के रूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि रिजर्व्स
एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी को मैनेज करने में मदद करते हैं और एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को दर्शाते हैं, लेकिन वो साथ में इकोनॉमी में कॉस्ट भी इम्पोज करते हैं, क्योंकि हमारे कैपिटल का बड़ा चंक यूजलेस बनकर रिजर्व में पड़ा रहता है। दूसरे देशों की करेंसी में अगर हम बात करें तो कम निर्भर रहने से भारत का जो हर तरफ का जो एक्सटर्नल शॉक्स है उससे भी हम लोग बच कर रह सकेंगे। फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग फेज ऑफ मॉनेटरी टाइटनिंग इन यूएस एंड स्ट्रेंथनिंग डॉलर, अब जैसे कि एक्सेसिव फॉरेन करेंसी लायबिलिटी हो गया डोमेस्टिक बिजनेस रिजल्ट में, तो ये सब डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स होती है कि अगर जैसे वहाँ के जो फेडरल रिजर्व यूएस में वो अपना बढ़ा दी घटा दी रेट, उसकी वजह से इंडिया का जो मार्केट जो होता है वो डिपेंड करता है, तो वो सब नहीं होगा उस टाइम पे। जैसे ही रुपये की सिग्निफिकेंस दुनिया में बढ़ जाएगी, इंडियन बिजनेस का जो बार्गेनिंग पावर है ना वो भी इंप्रूव हो जाएगा, क्योंकि इंडिया की एक सॉफ्ट पावर बन जाएगी जो इंडियन इकोनॉमी के वेट को बढ़ाएगी। इंडिया का ग्लोबल स्ट्रक्चर और जो इंडिया का जो ग्लोबल स्टेचर है और रिस्पेक्ट है वो भी उसमें भी चार चंद लग जाएंगे इसकी वजह से। व्हाट आर चैलेंजेस इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी? अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या हो सकता है? इंडिया एक कैपिटल डिफिसिट कंट्री है, राइट, और इसीलिए इंडिया को अपने ग्रोथ के लिए फॉरेन कैपिटल फंड चाहिए होगा। अगर भारत के ट्रेड के सब्सटैंशियल पोर्शन रुपीज़ में होगा तो एनआरआई क्या करेंगे? एनआरआईज भी अपने जो रुपीज़ है उसको बैलेंस, उनके जो बैलेंस है उसको इंडिया में ही होल्ड करके रखेंगे, जिससे वो इंडियन एसेट को खरीद सकते हैं। ऐसे बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल एसेट को होल्ड कर रखने पे एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति हमारा जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, जिसको मैनेज करने के लिए फिर कोई अच्छी इफेक्टिव पॉलिसी टूल्स चाहिए होगा इंडिया को। एनआरआईज के रुपीज़ को होल्ड करने का डोमेस्टिक मार्केट में भी एक बड़ा रिस्क ला सकता है, जैसे कि मान लीजिए दुनिया के ग्लोबल रिस्क के फेज से गुजर रही है, ठीक है, और ऐसे में एनआरआईज अपने सारे रुपीज़ को एक साथ कन्वर्ट करके आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट कर जाते हैं, और अचानक से आए इस करेंसी कन्वर्जन को हमारी इकोनॉमी बिल्कुल से झेल नहीं पाएगी अचानक से ना। जैसे कि मान लीजिए कि बाहर के एनआरआईज हैं बहुत पैसा बचा कर रखे हुए हैं इंडियन करेंसी में, और जैसे ग्लोबल रिसेशन आया वो बोले कि इंडिया से बाहर जाते हैं एक साथ, तो चले जाएंगे, तो उतना करेंसी एक साथ चल जाएगा तो इंडिया को और दिक्कत हो जाएगा ना। ऐसे में ट्रेडिंग में फिर करेंसीज को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अगर इंडिया का करेंसी इंटरनेशनल हो जाएगा तब तो हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा डॉलर टू रुपीज़। तो ऐसे में क्या होगा, और तो क्या होगा, हमें फॉरेन रिजर्व ज़्यादा रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उसके लिए हम उसको रुपीज़ में पे कर सकेंगे। इससे हमारे दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड डिफिसिट जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी डॉलर बचाने के चक्कर में जिसमें हम लोग करंट अकाउंट डिफिसिट को कम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी ट्रेड इम्बैलेंस होता है, कोई ट्रेड दूसरा देश हम पे बहुत सरप्लस है तो उसका प्रोडक्ट बहुत डंप कर रहा है, तो हम लोग उस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगा देते हैं ताकि ट्रेड को बैलेंस कर सके, है ना। लेकिन जब रुपीज़ का खेल रहेगा, जब डॉलर को उतना टेंशन नहीं है कि हम रुपीज़ में ही पे करना है, डॉलर हमको नहीं चाहिए उतना, तो हम लोग अब ये सब एंटी डंपिंग ड्यूटी जल्दी नहीं लगाया करेंगे, तो ट्रेड डिफिसिट और बढ़ सकता है इससे। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी? अब देखिए जुलाई 2022 में क्या हुआ था ना कि आरबीआई ने मैकेनिज्म टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें उसने बताया था कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, मतलब जो बाहर हम लोग कमर्शियली जो बोरिंग्स करते हैं ना, जो उधार लेते हैं, तो वो रुपीज़ को इनेबल किया था, और बताया था कि स्पेशली हम लोग 2014 में एक आईएफसी द्वारा लॉन्च किया गया था मसाला बॉन्ड। तो मसाला बॉन्ड का यूज़ करके हम लोग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स को ऑफर कर सकते हैं। तो मसाला बॉन्ड क्या है? मसाला बॉन्ड भारत के बाहर जारी किया गया बॉन्ड है, लेकिन वहाँ की स्थानीय मुद्रा के बजाय वो भारतीय रुपये में दर्शाए जाते हैं, बस यही अंतर है। वो बिल्कुल बॉन्ड ही है, लेकिन वो बाहर, जैसे मैं यूएस में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बॉन्ड, लेकिन डॉलर में नहीं करेंगे, बिल्कुल रुपया में करेंगे, ठीक है ना, यही है। एशियन क्लियरिंग यूनियन भी एक स्कीम खोज रही है ताकि वो डोमेस्टिक करेंसीज को यूज़ करके सेटलमेंट कर सके। ये एक अरेंजमेंट है जहाँ बायलैटरली ये कई ट्रेड ब्लॉक्स के बीच में, जैसे कि अपने खुद के जो डोमेस्टिक करेंसी में ट्रेड में भाग ले सकते हैं। इंडिया इस ऑप्शन को भी एक्सप्लोर कर सकता है। मैंने बेसिकली एशियन क्लियरिंग यूनियन एक ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग देश आपस में ट्रेड करेंगे, लेकिन अपने करेंसी में करेंगे, ठीक है ना। तो इंडिया भी इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर रही है। वे फॉरवर्ड, रुपये को इंटरनेशनलाइजेशन करने के हेतु एक इफेक्टिव स्वैप मार्केट बनाई जा सकती है, जहां दो देश ट्रेड के लिए अपने करेंसी स्वैप कर सकेंगे। इसके अलावा एक मजबूत फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी बनानी पड़ सकती है। इंडिया के ओवरऑल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ऊपर उठाने से भी रुपये की इंटरनेशनल डिमांड एंड एक्सेप्टेंस बढ़ सकती है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में माइक्रो एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स है उसको भी अगर आप तंदुरुस्त कर लीजिएगा तो उससे भी क्या होगा, सॉवरेन रेटिंग्स में अच्छा होगा। अगर हमारा सॉवरेन रेटिंग्स अच्छा होगा तो उससे भी क्या होगा, इंडिया का जो करेंसी वो अट्रैक्ट हो जाएगा, तो लोग हमारे इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे, हमारे करेंसी को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल जाएगा। तो ये सब भी तरीका है अगर आपको इंटरेस्ट करना है। तो आज के लिए यही इतना ही हमारा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।